सूरत हाल ये है कि 28 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, पहले 3 साल, और उनको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, और उनको 2 साल चाहिए या 5 साल चाहिए। इस सिलसिले में मरी में बातचीत हो चुकी और रायवेंड में मुलाकातें हो चुकी, ईवान सदर में मुलाकातें हो चुकी, लंदन में और जिनेवा तक मुलाकातें हो चुकी। ये सारी मुलाकातें होने के बाद ये सारा जो एक प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा 27वीं तरमीम की सूरत में सामने आया है। और आखिर क्या वजह है कि 28 नवंबर जो है रिटायरमेंट का दिन है, उससे चंद दिन पहले ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्यों है? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाकिफ़ान हाल हैं वो ये जानते हैं कि सदर ट्रंप से कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स की हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स की हैं लंच के, और अब उन कमिटमेंट्स को जब उनको डिस्कस किया गया पाकिस्तान में आकर इदारों की सतह पे, यानी कि वहाँ पे जब ये खबरें आई, क्योंकि फुल ब्रीफिंग तो दी नहीं गई, तो जब वहाँ पे ये सारी सूरत हाल हुई तो उसके बाद ये मसाइल पैदा हुए और वहाँ से फिर इख्तलाफ राय शुरू हुआ। और ज़ाहिर हर इदारा अपना इनपुट देता है और हर इदारे की अपनी राय है, और जब ये राय आनी शुरू हुई तो उसमें आना शुरू हो गई रुकावटें, और जब ये चीज़ें पब्लिक में आई और उसके बाद हल्की फुल्की डिबेट शुरू हुई, और वो भी सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, उसके बाद पता चला कि जनाब ये तो मामला ही कुछ और हैं। क्योंकि हुकूमती तर्जुमान हैं दानियाल चौधरी साहब, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गज़ा में हमारी फ़ौज जा रही है, इसका जो काम है हमास को गैर मुसल्लह करना है। अब वहाँ पे एक इंटरनेशनल फोर्स है, वहाँ पे साहब बहादुर ने फैसला कर लिया कि हम फ़ौज भेजेंगे। तो फ़ौज किन शराइत पे भेजेंगे ये किसी को नहीं पता। क्या आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या कमिटमेंट की है, नहीं पता। आपने पेंटागन में क्या कमिटमेंट की है, नहीं पता। और इस बारे में सबके लब सिले हुए हैं और एक आध बात बता दी जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब इसका मकसद क्या है? इस पूरी तरमीम में सिर्फ 243 है, इसके अलावा 2 काम है, एक 243 है और एक जुडिशरी का तिया पांचा करना है। और ये 18वीं तरमीम कोई इशू नहीं है, 18वीं तरमीम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये वजारत तालीम को इधर उधर करना ये कोई इशू नहीं है। हाँ, मादनियात पे कंट्रोल हासिल करना है, ये इशू है, क्योंकि 3 वादे किए हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप से। एक है अब्राहम अकॉर्ड का कि इसराइल को हम मानेंगे, दूसरा है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत दफ़ा कह चुके हैं और इसकी आज तक तरदीद नहीं आई, और दूसरा वादा किया था कि हम मादनियात मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स आपको देंगे। वो आपने देख भी लिया कि सेल्समैन की तरह जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया था वो देंगे, और तीसरा था सी पैक को रोकेंगे। ये 3 बुनियादी नुक्ते हैं जो कि लंच का जो बिल है ये 3 हैं। अब जाहिर है इसमें फ़र्द वाहिद तो ये काम नहीं कर सकता, और फ़र्द वाहिद जब वापस आए तो फ़र्द वाहिद को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और जब मज़ाहमत का सामना करना पड़ा तो फिर वो उसमें रुकावटें थीं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये उसके बाद फिर जो है हमारी जाती उमरा फैमिली, ये भी उनमें साथ शामिल है। ये इकमेक हैं, इनके दरमियान कोई हवा भी नहीं गुजरती, और बाकी सारी बातें, क्योंकि मरी में मुलाकात होती है और रायवेंड में होती है, फिर लंदन में होती है, फिर जिनेवा में होती है। ये सारी बैकग्राउंड आप याद रखिएगा। और अगला जो विज़िट होता है उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल होते हैं अमेरिका का, और उसमें भी ये सारी चीज़ें उनको रिकॉल किया जाता है। जो तस्वीर भी वाइट हाउस ने जारी कर दी, क्योंकि वाइट हाउस जो है हमारे जो गोरे भाई हैं वो गोरे भाई कोई बकाया नहीं रखते, वो सब बता देते हैं, और उन्होंने एक एक लफ्ज़ जो है इनका रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। गपशप लगाई तब भी किसी कोने खुदरे में की, वो भी हर चीज़ रिकॉर्ड पे है, और ये सारे का सारा सिलसिला है। इसलिए अब एक और ख़बर है, क्योंकि ये दानियाल चौधरी ने कह दिया कि हम तो हमास को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आए। उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है। और फिर आपने ज़रा रिकॉल कर लें जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, UN के
UN बिल्डिंग में शमा जुनेजो साहिबा वाला मामला, उसके बाद फिर इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ गए और एक दूसरे के मुंह नोचने लगे और एक टोपी ड्रामा करने की कोशिश की गई, जबकि वो बिल्कुल शमा जुनेजो बिल्कुल 100% दुरुस्त थी अपने मौक़िफ़ पे और वो पार्ट का हिस्सा थी और उनको एक टास्क दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मामला सामने आ रहे हैं। उसकी वजह है कि अभी ये मेरे सामने एक है जी मोसाद कमेंट्री के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है और इसके लिखा हुआ है, जो ऊपर प्रोफाइल होती है जी इंट्रोडक्शन में, उसमें लिखा हुआ है कि ये इनफॉर्मल वॉइस है मोसाद की, यानी कि इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद उसकी। उसमें कल एक मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वांट्स 10,000 पर सोल्जर, यानी कि गज़ा में जो भेजनी है फ़ौज, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जी $10,000 फ़ी सोल्जर मांगा है डिप्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और इसराइल ने कहा है $100 मिलेंगे। तो ये मुझे पहले लगा कि शायद ये फेक है और ये किसी ने वैसी बना के, तो फ़ोटोशॉप जैसे होता है वो कर दिया। मैं फिर इसके अकाउंट में गया और इसके अकाउंट में जाके मैंने देखा तो वाक़तन ये एक बहुत ही वेरीफाइड अकाउंट है मोसाद कमेंट्री और तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। और इसके फॉलोअर्स में आपको बताऊं कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं और ये मेरे सामने पड़ा है, उसके कुछ जर्नलिस्ट भी हमारे इसको फॉलो करते हैं, इस अकाउंट को। मैंने अच्छी तरह ज़रा हकीकत जानने की कोशिश की। इसमें जनाब हकीकत टीवी हमारा नोन है, वो करता है, मुनीब फारूक साहब करते हैं और मारिया मेमन साहब का नाम भी आ रहा है और जान अचकज़ई साहिबा का भी नाम आ रहा है। तो हमारे ये कुछ जर्नलिस्ट भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद 8,63,000 इसके फॉलोअर्स हैं। तो और इसकी फॉलोइंग ये फॉलो करते हैं सिर्फ 145 को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और फिर उसमें ये ट्वीट मौजूद है और ये पोस्ट मौजूद है, ये सारी की सारी। और इसमें इन्होंने जनाब इनके जो 145 जिनको ये फॉलो करते हैं उसमें हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, हमारा कोई नॉन अकाउंट, हमें पाकिस्तान में ऐसा कोई अकाउंट नज़र नहीं आ रहा जिसको ये फॉलो करते हों। तो इसलिए वहाँ पे ये ख़बर आ जाती है और उस खबर की अभी तक मैंने भी कहा है अपनी DGISPR साहब को, मैंने भी कहा है कि जनाब इसकी ज़रा तरदीद करें कि आखिर माजरा क्या है। उसकी वजह यह है कि ये ख़बर मुझे भी लगता है कि ये सही नहीं है, मेरा दिल कहता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम, लेकिन दूसरी जानब ये होता है कि ये ज़ाहिर है ये अमाउंट नहीं होगी, लेकिन कोई और अमाउंट होगी। और उसका फिर मुझे याद आ गया कि जो अफ़गानिस्तान की जंग हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया मगरबी मुल्कों की तरफ से, मगरबी दानिश्वरों ने ये कहा कि जनाब ये तो डॉलर्स के इव्स अपनी माएँ भी बेच देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब चूँकि अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ये सारा इख्तियार और इक़्तिदार दे दिया जाता है और तमाम मुसल्लह अफवाज उनके मातहत कर दी जाती हैं और इसको एक आइनी ओहदा डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके बाद फिर हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी और हमारी जो बर्री फ़ौज तो है ही है, तो इसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटजिक फोर्स है वो सारी की सारी फिर एक वन मैन शो बन जाएगा और उसके नीचे सब कुछ आ जाएगा। तो ये अज़ ख़ुद एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर इसको क्या वजह है कि इस अमेंडमेंट को 28 नवंबर से पहले हर सूरत में मंजूर करना है, यानी कि एक्सटेंशन की डेट आने से पहले 3 साल मुद्दत पूरी हो रही है। तो इसके लिए बहुत सारे सवालात और बहुत सारे इश्कालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इन सब का जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है और इन सवालों का जवाब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे जो पाकिस्तान में जो एक और बात बता दूं कि मीडिया को ये कहा गया है कि आपने 243
पर बहस नहीं करनी और 243 को डिस्कस नहीं करना, टच भी नहीं करना, और इसके नेगेटिव तो कोई बात करनी ही नहीं 100%। सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ बयान करनी हैं और ये अच्छाइयाँ बयान करने के लिए बातें की जा रही हैं, क्योंकि फिर अब पीपल्स पार्टी को क्या ऑफ़र किया जा रहा है। अगली बात ये सुन लें, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनको ये जो आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद आना था वो इसलिए रुक गया है कि पहले अमेंडमेंट पूरी करवाएं, ये मंजूर करवाएं 27वीं, उसके बाद फिर आपको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिलेगी और फिर गिलगित बल्तिस्तान की भी हुकूमत मिलेगी। यानी ज़मीन के टुकड़े जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं और ये जो कि अवाम के वोटों से हुकूमत बनती है और हटती है, तो वहाँ पे अब 27वीं तरमीम पे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए और जाति उम्रा से जुड़े हुए जो दानिश्वर हैं उनके बिल्कुल बहुत क्लोज वो कह रहे हैं, जो उनकी आवाज़ें हैं, माउथ पीस हैं उनके, वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे भी डील होगी अब, और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पे भी डील होगी और वो हुकूमतें दे दी जाएंगी। यानी ये राजवाड़े हैं और ये चरागाहें हैं, ये ज़मीन के टुकड़े के आज़ाद कश्मीर फ़लाँ को दे दो, गिलगित बल्तिस्तान फ़लाँ को दे दो, पंजाब फ़लाँ को दे दो, सिंध किसी और को दे दो, बलूचिस्तान किसी को दे दो, खैबर पख्तूनख्वा किसी को दे दें। ये इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है और अलार्मिंग सिचुएशन है।